नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं रॉक मुनेठा। इस खास पेशकश में हम आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मुलाकात करने के लिए अलगाववादी नेता श्रीनगर से निकले हैं। मुलाकात होनी है पाकिस्तानी उच्चायुक्त हाई कमिश्नर से मीरवाइज उमर फारूक, यासीन मलिक, गिलानी बातचीत के लिए श्रीनगर से निकले हैं और उनकी मुलाकात पाकिस्तानी उच्चायुक्त से होनी है। आपको बता दें कि इस मुलाकात को लेकर ही भारत ने एक विरोध जताते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में के सचिव स्तर की होने वाली बातचीत को रद्द किया था, लेकिन पाकिस्तान उच्चायुक्त अभी भी इस मुलाकात पर ये माना जाए कि अभी भी कायम है, अड़ा हुआ है। और जो हुर्रियत नेता हैं, अलगाववादी नेता हैं, वो श्रीनगर से निकले हैं नई दिल्ली के लिए और नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त में जाकर मुलाकात करेंगे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से। दिल्ली पहुंचे हैं और कुछ ही समय के बाद वो पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंचकर मुलाकात करेंगे। तो बावजूद इसके कि भारत ने एक तरह का दबाव बनाया और एक तरह का एक बड़ा संदेश दिया कि उस बातचीत को रद्द किया, लेकिन ये मुलाकात हो रही है। तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से दोस्ती करने की सारी कोशिशें कर डाली, लेकिन मामला फिर वहीं जाकर एक तरह से कहें कि अटक गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी ने नवाज शरीफ और पाकिस्तान से संबंध सुधारने के मामले में कोई बड़ी गलती कर दी है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे सीज फायर के उल्लंघन और अलगाववादी नेताओं से बातचीत के प्रयासों ने भारत को बड़ा झटका दिया है। भारत सरकार ने 25 अगस्त को दोनों देशों के बीच में होने वाली सचिव स्तर की बातचीत को रद्द कर दिया है। पाकिस्तान की हरकतों से नाराज भारत सरकार ने इस बार पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से साफ साफ कह दिया है कि अब ये लुका छिपी का खेल नहीं चलेगा। अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। अब पाकिस्तान को तय करना है कि वो भारत सरकार से बातचीत करना चाहता है या फिर अलगाववादियों से। और अगर पाकिस्तान को अलगाववादियों से ही बात करनी है तो ऐसे में विदेश सचिव स्तर की बातचीत के कोई मायने नहीं रह जाते। It was underlined that the Pakistani High Commissioner's meetings with those so-called leaders of the Hurriyat undermined the constructive diplomatic engagement initiated by Prime Minister Modi in May on his very first day in office. दरअसल भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया था। हुर्रियत नेता शब्बीर शाह ने सोमवार को उनसे मुलाकात की भी चर्चा की थी और आज वो कश्मीर के कई अलगाववादी नेताओं से भी मिलने वाले हैं, जिसमें प्रमुख हैं मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त के इस कदम पर सख्त आपत्ति जताई थी। At a time when serious initiatives were being undertaken by the government of India to move bilateral ties forward, including the resumption of a regular dialogue process, the invitation to so-called leaders of the Hurriyat by Pakistan's High Commissioner does indeed raise questions about Pakistan's sincerity and shows that its negative approaches and attempts to interfere in India's internal affairs continue unabated. भारत के रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा कि पाकिस्तान चाहता ही नहीं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरें। स्वाभाविक है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के भीतर जो ताकतें हैं वो रिश्ते सामान्य हों, वो नहीं चाहते। वहीं दिल्ली आकर पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित से बात करने वाले अलगाववादी नेता शब्बीर शाह का कहना है कि बातचीत का रास्ता बंद किया जाना एक साजिश का नतीजा है। कौन से ये जुर्म है कि अगर हम यहाँ आए। इससे पहले जब जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, तो उनने हमें बुलाया, हमारे लोगों को, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, फॉर्मल टॉक्स हो गए। उस समय क्यों नहीं उसको रोका गया जब वज़ीर आज़म हिंदुस्तान ने खुद पाकिस्तानी कश्मीर की आज़ादी पसंद लीडरशिप को बातचीत के लिए बुलाया। और उसके बाद यूपीए में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बातचीत के लिए आज़ादी के लीडरशिप को यहाँ बुलाया, तो उस वक्त ये विवाद क्यों नहीं उठा, आज क्यों उठा? भारत सरकार का मानना है कि भारत में रहते हुए इन नेताओं से बातचीत करना हमारे अंदरूनी मामलों में दखल की गंभीर कोशिश है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की घटनाओं में भी अचानक इजाफा हुआ है। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी इसके लिए जिम्मेदार हों, लेकिन पाकिस्तान की इन हरकतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में शांति की कोशिशों को झटका जरूर दिया है।
न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो बड़ा सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी ने जल्दबाजी की, क्या बड़ी गलती होगी। लेकिन इस बीच बता दें आपको एक बार फिर से कि हुर्रियत नेता पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। मीरवाइज उमर फारूक, यासीन मलिक और शहीद अली शाह गिलानी बातचीत करेंगे। ये नेता अब जो हुर्रियत के नेता हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, जो कि पहुंचे हैं पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मुलाकात करने के लिए नई दिल्ली में। और ये मुलाकात होनी है, लेकिन इससे मुलाकात के साथ साथ एक बड़ा संदेश पाकिस्तान भी देने की कोशिश कर रहा है कि वो उस मुलाकात को कायम रखना चाहता है। इसके बावजूद भी कि भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए, कड़ा फैसला करते हुए उस बातचीत को, सचिव स्तर की बातचीत को रद्द कर दिया। लेकिन हुर्रियत नेताओं से पाकिस्तान की इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएं? क्या पाकिस्तान उसके बावजूद भी नहीं चाहता कि भारत से संबंध सुधरें? बड़ा सवाल ये है। लेकिन इस बात की बड़ी खबर कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मुलाकात करने के लिए ये नेता पहुंच चुके हैं। और मुलाकात से पहले का कुछ उनका बयान आपको सुनवाते हैं। भारतीय हुकूमत की तरफ से जो ये इकदाम है वो बहुत ही बचगाना है, उसकी कोई अहमियत नहीं और ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, क्योंकि हम बरसों से जाते हैं पाकिस्तान एम्बेसी में, उनसे रवाबित हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उनके पास जाते हैं। आज तक इस बारे में कोई पाबंदी नहीं लगा दी गई, लेकिन आज की हुकूमत का ये रवैया जो है ये इंतहाई गैर जमहूरी है और गैर अखलाकी है और गैर इंसानी है। तो भारत पाकिस्तान विदेश सचिव स्तर की बातचीत तो बंद हो गई है, भारत ने फैसला कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हुर्रियत नेताओं की मुलाकात अब से कुछ ही समय के बाद होनी है पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से। और जो खास मेहमान हैं, शुरुआत सुधांशु मित्तल जी से करता हूं, बीजेपी नेता। सुधांशु जी, स्वागत आपका। लेकिन सवाल यह है कि जिस समय नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया था तो बड़ी अच्छी एक फीलिंग आई थी, कहा गया कि देखिए मोदी साहब बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जो स्थिति पैदा हुई और भारत सरकार ने जो फैसला किया, आपको लगता है कि उस समय थोड़ा जल्दबाजी कर ली गई? संभवतः कुछ वाहवाही बटोरने के लिए कोशिश की होगी, इंटेंशन अच्छा था, लेकिन वो पाकिस्तान की हिस्ट्री और तमाम चीजों को ना समझते हुए कदम उठाया गया। ऐसा है, कोई भी आदमी आता है तो अमन और शांति का प्रयास करता है। एक ईमानदारी से प्रयास हुआ, उस प्रयास में यहां तक कहा गया कि हमें गरीबी से लड़ना है, आपस में नहीं। शांति रहेगी कि सबकी जो है, सबकी तरक्की होगी, सबका विकास होगा और पड़ोसियों की तरह हमें अच्छा आचरण रखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति जो है, वहां की आंतरिक राजनीति जो है, उसकी उथल पुथल, वो शांति की ओर अग्रसर नहीं होना चाहती। स्वाभाविक है। अब आपने परसों पढ़ा होगा, नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हत्या का दर्ज हो गया। ये सारी चीजें जो है वहां की आंतरिक स्थितियों का जायजा आपको दिलाती हैं। आपने कल इमरान साहब की रैली अगर देखी हो, जी जी, और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने जितने भी नुमाइंदे हैं उनसे कहूंगा कि रिजाइन करें, ताकि नवाज शरीफ का इस्तीफा होना चाहिए। ठीक है। तो स्वाभाविक तौर पे पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति राजनीतिक अच्छी नहीं है और उसलिए ये हो रहा है। अच्छा, भारत की स्थिति इसमें बड़ी स्पष्ट है। हम अमन के पुजारी हैं, लेकिन आंख में आंख डाल के देखते हैं, और कोई आंख दिखाने की कोशिश करता है तो मुंह तोड़ जवाब देते हैं। नहीं, लेकिन एक सवाल पैदा, सवाल जो हुआ, जो कार्य इन्होंने करा जी, कि जिस समय जी हाँ जी, उस समय सवाल मतलब ये, जैसे आरोप भी लगा कि जो आप भी सरकार में रहे हैं, एनडीए की पहले भी सरकार रही, करगिल का वाकया हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट अटैक हुआ, जो एनडीए की सरकार वाजपेयी जी के समय थी, तब भी एक तरह के धोखे हुए हैं। तो ये आरोप ये लगा, कई एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि थोड़ा जल्दबाजी दिखाई गई, उस इतिहास से सबक नहीं लिया गया, एक तरह का अपनी इमेज को सुधारने के लिए कदम उठा लिए गए, कुछ डिप्लोमेटिक एक डूज एंड डोंट्स होते हैं, उस पर अमल नहीं किया। ऐसा ये तो गधे और धोबी की कहानी है कि धोबी कुछ भी करेगा उसके बारे में होगा नहीं ये तो नहीं होना चाहिए था। गधे पे बैठेगा तो निर्दयी हो जाएगा, बेटे को बैठाएगा तो बेटा निर्दयी हो जाएगा, बाप बैठेगा तो बाप निर्दयी हो जाएगा, और गधे को अपने सिर पे लेके चलेगा तो गधा हो जाएगा। ऐसा है। इसलिए कुछ विशेषज्ञों की ये सब जो है ये बड़ी अप्रासंगिक बातें हैं। कोई भी आदमी ईमानदारी से कोशिश करता है, क्योंकि अमन जो है वो हर एक के लिए अच्छा है। ठीक है, शांति होगी तो सबका विकास होगा, और इसलिए कोशिश होनी चाहिए। ठीक। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर अमन नहीं आप चाहते तो क्या हम कमजोर हैं? नहीं कमजोर हैं। शबाश शोभती उन भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो यहां तो गरल है,
हम ठीक है। समाधान देते हैं, हम शांति की बात तब करते हैं जब हमें पता है हमारी ताकत क्या है। ठीक है, आलोक शर्मा जी, ये बात सुधांशु जी कह रहे हैं कि दरअसल अगर जो भी एक्सपर्ट कहते हैं, जो आरोप लगते हैं, वो मतलब बेकार हैं। कोशिश की थी नरेंद्र मोदी ने, अब पाकिस्तान ने नहीं माना तो हमने उनको आंख दिखा दी है। नहीं, देखिए अनुराग जी, बड़ी विडंबना है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो कहते हैं कांग्रेस सरकार की वजह से बढ़ गई। आज अगर हमारे सचिव स्तरीय वार्ता हमें कैंसिल करनी पड़ रही है तो वो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है इसलिए करनी पड़ रही है। अजीब तरह के तर्क केंद्र की सरकार दे रही है, भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मर जवान और मर किसान का नारा देने वाली पार्टी जो है वो 360 डिग्री घूम गई है पूरी तरह से। क्यों नहीं मानते हैं कि आपने चक्रवर्ती राजा के सम्राट के राजाभिषेक कराने के चक्कर में, पाकिस्तान को बुलाने के चक्कर में, अमेरिका को खुश करने के चक्कर में और ये मैसेज देने में कि मोदी से बड़ा कोई इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरा के ऊपर कोई लीडर नहीं है, आपने इस तरह का मैं कहूंगा कि इसको अनमेच्योर्ड, इमेच्योर्ड जो स्टेप आपने लिया वो बहुत गलत था। ये जल्दबाजी में लिया गया कदम था। क्या आपको पाकिस्तान के चरित्र का नहीं पता है कि पाकिस्तान का चरित्र क्या है? 1948-47 से हम क्या देखते चले आ रहे हैं? उन्होंने हमेशा तमाम मौकों पर हमें छुरा घोंपा है। क्या आपको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान आने वाले समय में क्या करेगा? आपको सब कुछ पता था, लेकिन आपके पास आप कह रहे हैं कि हमें वहां के हालात जो है वो दोषी हैं। तो क्या आपकी इंटेलिजेंस ये नहीं थी कि वहां के हालात खराब हैं? आपने पहली बात तो सचिव स्तर की जो वार्ता शुरू की थी वो किसके कहने से शुरू की थी? क्या आपने कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी? जब 2 साल पहले सर काटे गए तब हमने बंद कर दी थी। आपकी बात पर सुधांशु जी अभी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कमल मित्र चौनय से एक रिएक्शन। कमल मित्र चौनय साहब, आपके हिसाब से जो स्टेप उठाए गए थे और अभी जो एक तरह का एक निर्णय लिया गया हुर्रियत नेताओं की मुलाकात का, कैसे देखते हैं आप? ये सही है, एक मैसेज गया है, या फिर थोड़ा जल्दबाजी की थी शुरुआत में भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए? नहीं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए ये बहुत पहले से शुरू हुआ था। भाजपा में भी अटल बिहारी जी ने आगरा में काफ़ी कुछ बात किया, तो ये तो अच्छी बात थी। रही बात कि जब हुर्रियत आखिरी वक्त में मिलने के लिए पाकिस्तान हाई कमिश्नर के पास गई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो कभी भी हाई कमिश्नर से मिल सकते हैं, मगर इस माहौल में जब मोदी जी जाने वाले हैं, उस माहौल में ये मीटिंग करना ना भारत के लाभ में था और ना हुर्रियत के लाभ में था। तो इसमें इमेच्योरिटी हुर्रियत में भी है कि वो कभी भी मिल सकते हैं, और हुर्रियत ये नहीं कह सकती कि हमें अभी सलाह करना है पाकिस्तान के साथ, कि वो हमेशा सलाह करते रहते हैं। और यदि वो चाहते थे कि बड़ी सलाह, बड़ी कोशिश हो, तो भारत सरकार ने कितने बार वीजा दिया है हुर्रियत के नुमाइंदे को पाकिस्तान में जाके बात करने के लिए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी यदि इसको नजरअंदाज कर लेते तो कोई खास नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो पाकिस्तान की हालात है उसमें जरूरी भी है कि भारत दोस्ती का हाथ मिलाए और पाकिस्तान के जो मॉडरेट लीडरशिप है उनसे बात करे। क्योंकि दूसरी तरफ अब इमरान खान और काफी मौलाना जो तालिबान के तरफ झुकते हैं वो अब बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात अमृत कपूर साहब आपसे कि क्या रोका जा सकता था? हम उसके बाद भी जो मीटिंग हुई है, ये पाकिस्तान का जो प्रोवोकेशन है एक तरह से कि आपकी बातचीत आप कैंसिल करो तो ठीक है, हम तो मुलाकात कर रहे हैं और करेंगे। ये पक्का ये रोक सकती है, कोई भी गवर्नमेंट रोक सकती है, क्योंकि ये जो भी लीडर्स हैं ये एंटी नेशनल लीडर्स हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है, सीआरपीसी लागू नहीं है, तो इनको वो डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये तो मैं कहूँगा कि भारत सरकार की बड़ापन है कि अगर उन्होंने वो चाहते तो ये हमारी कंट्री में हो रही है, हमारे कैपिटल में हो रही है, वो ये मीटिंग को भी, इनकी मीटिंग्स को कैंसिल कर सकते थे। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि ये इंटरेस्ट में नहीं होगा, तो इस समय पाकिस्तान को इस चीज़ के ऊपर अड्डा नहीं लेना चाहिए था, और उनको ये चीज़, ये कोई नई बात नहीं, जैसे अभी इन्होंने भी बताया पहले स्पीकर ने, कोई नई बात तो है नहीं कि ये लोग मिलते रहते हैं। ठीक बात, ये लोग सारा दिन संपर्क में रहते हैं। हमारे तो यहाँ पे बहुत डेमोक्रेसी है, किसी को रोका नहीं जाता, लेकिन इस समय ये जो इस किस्म की हरकत करना, ये एक दबाव डालने की नीति है। इस समय अगर आप देखोगे दूसरे तरफ भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल में पिछले 10 दिन से 14 वायलेशन हुए हैं,
इवन इंटरनेशनल बॉर्डर जो है भी आ गया वायलेशन। इन्होंने नहीं छोड़ा है। तो ये चाहते हैं इस समय ये सब कुछ करते रहे, और हम मतलब ये पहली गवर्नमेंट्स ने कर दिया कि हमेशा वो करते रहे, ये लोग कुछ भी करते रहे, इन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की। लेकिन एट सम स्टेज आपको कहीं ना कहीं तो जाकर रुकना है। इनको काफी बताया गया है कि आपने अगर बातचीत करनी है वो फिर बुलेट्स नहीं चल सकती उस समय। बिल्कुल। लेकिन कहीं पर भी आपने देखा होगा कि वो क्योंकि वहां पे कंट्रोल में नहीं है। ये जो हमारे साथ सिविलियन गवर्नमेंट होती है वो कंट्रोल जो हमारे साथ वहां पे सत्ता में है वो कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। ये हिंदुस्तान को ब्लेम करना कि उन्होंने ये गलत डिसीजन लिया, वो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। वहां पे 4 पावर सेंटर हैं। वहां पर पाकिस्तान आर्मी है, ISI है, टेररिस्ट है, और नवाज शरीफ जी हैं। नवाज शरीफ जी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, वो करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी जब ये सब कुछ हो रहा था तो इन्होंने एस्केलेशन किया है सीज फायर के ऊपर। ये सारा ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है, स्टाइल है, आज नहीं है। लेकिन हमने कभी ना कभी तो उस पर अंकुश लगाना है कि हम ये लोग ऐसे करते रहे, और हम उसके ऊपर फिर भी इनके साथ में बातचीत करते रहे। लेकिन क्या ये अंकुश लग पाएगा बड़ा था? लेकिन शंभुनाथ जी, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या भारत, अब जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि देखिए आपने थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, ये बचकाना हरकतें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक मैसेज अब वो देने की कोशिश करेगा, साथ ही हुर्रियत नेताओं को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय एक मंच मिल जाएगा कि उनकी वजह से एक वार्ता कैंसिल हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? दरअसल प्रधानमंत्री जी ने जब शुरू में अपने शपथ ग्रहण समारोह में इन लोगों को बुलाया था, खासतौर पे नवाज शरीफ साहब को, तो ये सोचा गया था कि हम एक तरह से दोस्ती का संदेश भी था कि हम आपस में दोस्ती रखेंगे और पड़ोसियों से कोई तनाव न होने पाए इसका प्रयास करेंगे। लेकिन एक गड़बड़ ये हुई है कि इनको जो पुराने अनुभव हैं उनसे सीख लेनी थी, पुरानी सरकार की जो विदेश नीतियां रही उनसे भी सीख लेनी थी, क्योंकि पाकिस्तान उस तरह से हमारे प्रति सॉफ्ट कानून नहीं रखता, या अगर वहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट रखती भी होगी तो उनके जो दूसरे संगठन है वो हमारे साथ दोस्ती नहीं बनाना चाहते हैं। वो किसी न किसी वजह से आपस में तनाव पैदा करना चाहेंगे। ये उनके हथियारों की राजनीति की हथियार जो लाभी है उसकी दबाव भी हो सकता है, और उसी का नतीजा ये हुआ कि 3 महीने नहीं हुए ये शुरू हो गया कि उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नेताओं को बुला करके बातचीत शुरू कर दी। ये ठीक है, चिनाय साहब ने जिस तरह कहा कि वो होने दी थी उससे फर्क नहीं पड़ता है, सारी बातें सही मान ली जाएं, लेकिन फर्क पड़ता है। कम से कम पाकिस्तान को मैसेज देना चाहिए, और भारत की जनता भी चाहती है कि पाकिस्तान को कड़ा संदेश जाए। तो ये कुल मिला के वार्ता रद्द करके उन्होंने एक ठीक फैसला किया है। ठीक है, बिल्कुल। सुधांशु जी, एक सवाल ये कि भारत ने कड़ा फैसला तो, एक कड़ा संदेश तो दिया है, लेकिन एक ये भी बात है कि आप डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान को ये बातचीत करने से नहीं रोक पाए, जिसकी वजह से ये वार्ता रद्द हुई है। वो मुलाकात आज भी हो रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने उनको तलब नहीं किया। एक कड़ा संदेश जा सकता था कि देखिए आप ये क्या कर रहे हैं, हमारी बातचीत, हमने एक स्टेप उठाया, उसके बावजूद भी आप बात कर रहे हैं। एक डिप्लोमेटिक लेवल पर एक इनिशिएट होता है, वो बातचीत नहीं हो पाई। ऐसा है, सचिव स्तर की वार्ता को ये कह के रद्द करना कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भी कई कड़ा कोई कदम होता है क्या? मैं दो तीन चीज जो सीख नहीं लेने की बातें आती हैं। पाकिस्तान का इतिहास जो है उससे सब वंचित, कोई ऐसा नहीं है जो कि जानता नहीं है। हमेशा जो है भाईचारे की बातें होती है और फिर जो है दगा होता है। ये इतिहास रहा है। प्रश्न ये है कि अगर ये इतिहास है तो करना क्या है? एक निर्णय होना चाहिए, सब लोग बैठे हुए तय करें कि नहीं भाई, पाकिस्तान से अब कभी भी कोई वार्ता होनी ही नहीं चाहिए। आप देश में इसमें बुद्धिजीवियों में और जितने डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, ये सब है, सब नहीं, उसमें सवाल ये उठता है कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद में जब वहां पर यूपीए की सरकार थी तब कुछ कदम उठ सकते थे, वो तमाम डॉजियर दिए गए थे, वो कुछ नहीं हुआ। पुरानी सरकारों से, पुरानी एक्सपर्ट से कुछ सलाह मशवरा हो सकता था। यहां पर सवाल ये होता है कि मोदी साहब ने थोड़ा ज्यादा दरियादिली दिखाई, संभवतः उन चीजों का ध्यान नहीं रखा। पूरी सुन ले, इसमें दरियादिली क्या है? अपनी नीयत जो है एक बार दोबारा साफ करी कि देखिए, हम लोग अमन के पुजारी हैं, हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर इस हाथ को धोखा मिलेगा तो हम लोग सख्ती से बात करेंगे। और वही करा हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने एक तो बॉर्डर पे जो है गोलाबारी जो है वो ज्यादा तेज कर दी, और एक ऐसी हरकत करी जिसको कि आप दोस्ताना हरकत नहीं मान के एक होस्टाइल एक्ट मानेंगे। ठीक है। उसका नतीजा ये रहा कि फौरन भारत ने एक सख्त कदम उतारा। देखिए, सचिव स्तर की बातचीत को रद्द करना
कोई छोटी बात नहीं है। पता नहीं उसका महत्व आप लोग समझ रहे नहीं समझ रहे, लेकिन जिनको अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी का ज्ञान है वो आपको बताएंगे कि कितनी गंभीर चेतावनी होती है कि लेकिन सुधांशु जी, आपने बात कही, ये बड़ी बात तो मानी जा रही है, लेकिन पार्लियामेंट पर अटैक के बाद भारत की फौज भी मूव करती हुई दिखाई दी थी। मोदी साहब ने तब भी एक सख्त संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन तब नहीं रुका। 2008 के बाद भारत की सरकार ने तमाम डोजियर सौंपे थे, तो कुछ नहीं हुआ। वो स्थिति आने दीजिए। चलिए इस पर कांग्रेस के कुछ और रिएक्शन दोहराते हैं। राशिद अलवी, ऐसा है कि अभी वो स्थिति आने दीजिए। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। कांग्रेस के कुछ रिएक्शन हो रहे हैं, वो आलोक शर्मा जी आता हूं आपके पास। स्थिति वो आएगी तो आपको यकीन दिलवाता हूं। ठीक है, कांग्रेस के कुछ रिएक्शन देख लेते हैं कि इस वार्ता को रद्द करने पर कांग्रेस ने क्या कुछ और कहा। देखिए, एक तो मैंने ये बात कई बार कही है, अगर प्रधानमंत्री लाल किले से सख्त मैसेज दे देते तो इसकी नौबत ही नहीं आती। किसी भी देश के साथ बगैर बातचीत के समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप सख्ती के साथ बात करते तो बातचीत भी होती और पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलात में दखल भी नहीं देता। आप जो पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं यहाँ पर, उन्होंने अलगाववादियों को बातचीत के लिए बुला लिया। तो ये सारे घटनाक्रम को अगर आप संज्ञान में ले और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की पेशकश कर दी और इस्लामाबाद तक जाने के लिए भारत की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो तैयार हो गई, ये साफ तौर पर बताता है या तो सरकार के ऊपर कोई भारी दबाव है, जिस दबाव का खुलासा सरकार नहीं कर रही है, या सरकार की कोई पाकिस्तान को लेकर नीति है ही नहीं। ठीक है, ये कांग्रेस के मनीष तिवारी और राशिद अलवी थे। आलोक शर्मा जी से भी लूंगा, लेकिन कमल मित्रा चुनाव से एक रिएक्शन लेते हैं। कमल जी, ये बात जो कही जा रही है कि भारत ने एक सख्त संदेश दे दिया है, कितने सख्त संदेश पहले भी दिए गए हैं, इसका कितना डिप्लोमेटिक लेवल पर असर होता है? पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट या फिर वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा? क्या वॉयलेशन, सीजफायर का वॉयलेशन रुकेगा? क्या हो सकता है पाकिस्तान दोबारा अपनी इस गलती पर कुछ माने या फिर भारत को मनाने की कोशिश करे? असर कैसा देखते हैं इसका आप? किसके लिए? कमल मित्र चुनाव, आपको आवाज आ रही है? पूछ रहा है। हाँ, ठीक है, अब आ रही है। देखिए, पहली बात ये है कि भारत की जो शक्ति है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। वो जो कमज़ोर देश होता है वो आतंकवादी वगैरह करता है, वो सीधा फौज से हमला नहीं करता है। और जहाँ तक हमारी आर्थिक स्थिति है, फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हमारे लिए सम्मान है, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। तो पाकिस्तान से बात करना, ये जो वहाँ अलगावादी नहीं मगर डिक्टेटोरियल फोर्सेस हैं, तालिबान इत्यादि को रोकने के लिए कि वो हमारी तरफ ना आ जाए, उनसे मिलना जरूरी है। अब रही बात हुर्रियत की, ये हुर्रियत वाले आते हैं पाकिस्तान एम्बेसी में बात करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस बार उन्होंने कोई नई बात कही होगी, या पिछले 2-3 साल से जब वो मिले हैं वो कोई नई बात कह चुके होंगे। तो उनको अब हमने मौका दे दिया है कि वो हाई कमिश्नर से बात करने गए, जो हक भारत ने माना है, और फिर उसमें टॉक्स हटा दिया। तो हमें, मुझे नहीं लगता कुछ लाभ मिला, क्योंकि अब तक पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में ये माना जा रहा है कि भारत शांति चाहता है, पूरी कोशिश कर रहा है कि शांति हो, कश्मीर के मुद्दे पे लोगों को बात भी करने दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे इतना बड़ा टर्मोइल होना चाहिए था। ठीक है, वक्त एक ब्रेक का चला है। आलोक शर्मा जी से कि क्या कांग्रेस का दबाव था? कांग्रेस लगातार मोदी सरकार जब से आई है तब से दबाव बनाई हुई है कि महंगाई का आप कम नहीं कर पाए, इंटरनेशनल सीजफायर का जो वायलेशन हो रहा है खासकर सीजफायर का, उस पर भी दबाव बनाए। तो क्या ये दबाव कांग्रेस का भी था और क्या मोदी सरकार ने उस दबाव के चलते फैसला किया है, जैसा कि एक आरोप भी आता है? ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। हम बातचीत कर रहे हैं कि भारत ने विदेश सचिव स्तर की बातचीत को रद्द कर दिया। क्या ये मोदी का जल्दबाजी में उठाया गया कदम था कि भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और अब जब रद्द करने का फैसला किया गया, भारत ने ये फैसला किया कि विदेश सचिव स्तर की बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान की तरफ से सफाई भी आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर अलगाववादियों से मुलाकात को एक परंपरा बताकर मुलाकात के रद्द होने का जो पूरा ठीकरा है वो भारत के सर पर फोड़ने की कोशिश की गई है।
एक तरफ जहां भारत ने पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव बैठक को रद्द करके पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कश्मीरी नेताओं से पाकिस्तानी उच्चायुक्त की मुलाकात पर अपनी सफाई दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत से पहले कश्मीरी नेताओं के साथ बैठक करने की लंबे समय से परंपरा रही है, ताकि कश्मीर मुद्दे पर अर्थपूर्ण बातचीत की राह बनाई जा सके। जी हां, पाकिस्तान की माने तो कश्मीरी नेताओं से पाकिस्तानी उच्चायुक्त की मुलाकात में ना कुछ नया है और ना ही गलत। प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि भारत के फैसले से बेहतर पड़ोसी रिश्ते बनाने की हमारे नेतृत्व की कोशिशों को झटका लगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से शांति और विकास का विजन पेश किया था और यही वजह थी कि उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री का न्योता स्वीकार किया था। दोनों प्रधानमंत्रियों की सहमति के बाद ही विदेशी सचिवों की बैठक तय की गई थी। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। इस पर मैं अमृत कपूर साहब से जानूंगा, लेकिन आलोक शर्मा जी कुछ कह रहे थे। आलोक जी, एक दबाव की बात कही गई कि क्या मोदी सरकार दबाव में आ गई जिसके चलते फैसला किया गया। खबर तो यह भी है कि सरकार ने फैसला किया और विदेश मंत्रालय को भी पूरी तरह से लूप में नहीं लिया था। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो जितने सांसद हैं वो नंबर में तो कम है, लेकिन आप प्रेशर बहुत बनाए हुए हैं गवर्नमेंट पे। देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हो गई है। एक व्यक्ति उस सरकार को चलाना चाहता है। देश इस तरह से नहीं चलता है। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे तो आज हमारे साथ जो हुआ है, पाकिस्तान ने जो किया है, ये बहुत बड़ा एक करारा तमाचा लगा है हिंदुस्तान के मुंह पर और इसके आने वाले समय में बहुत लंबे दूरगामी परिणाम होंगे। आपने जितना आधार बनाया था वो सारा खिसक चुका है। आप देखिए किस तरह से अटल जी के समय में भी जो हुआ, शॉल डिप्लोमेसी आपने देख ली। आज इतना कुछ होने के बाद विदेश स्तर की बातचीत, जो सचिव स्तरीय बातचीत है, वो बातचीत समाप्त होने के बावजूद वो लोग अलगाववादी लोगों से मिल रहे हैं। इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। 13 अगस्त को माननीय मोदी जी ने लेह में जाकर कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि आज पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व है। प्रॉक्सी वॉर की जगह उन्होंने तो 20 चौकियों पर आपके पिछले 3 दिन से जिस तरह की ताबड़तोड़ फायरिंग की है, मैं समझता हूं बचकानी हरकतें हो रही हैं केंद्र सरकार की तरफ पर से। ये सारी चीजें आलोक जी आपके भी सरकार के समय होती थी और वहां से हुर्रियत के नेता मिलते भी थे। यासीन मलिक तो वहां पर जो पाकिस्तान जाकर तमाम आतंकवादियों से मिलाए थे, तब भी हंगामा हुआ था। लेकिन आपका प्रेशर ज्यादा हो गया। आप महंगाई पर सरकार को घेर रहे हैं, आप विदेश नीति पर सरकार को घेर रहे हैं, सीज फायर पर बहुत घेर रहे हैं आप। आज तक हाफिज सईद का जो है पासपोर्ट जब्त है। आप बताइए, वैदिक साहब वहां पर गए थे हाफिज सईद के पास, जो विवेकानंद फाउंडेशन और आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मोदी सरकार ने क्या एक्शन लिया? देखिए, अब चुनावी लफाजी का समय समाप्त हो चुका है। अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा, बैक चैनल डिप्लोमेसी के चैनल्स खोलने पड़ेंगे। इस तरह से काम नहीं चलेगा कि आप बॉर्डर पर आकर कुछ भी कह दें और चुनावी लफाजी कुछ भी करते रहें आप। उसके बाद आप 15 अगस्त का भाषण दें तो उसके अंदर 15 अगस्त के भाषण में पाकिस्तान और चीन दोनों गायब हो जाएं, महंगाई गायब हो जाए, भ्रष्टाचार गायब हो जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझना होगा कि देश जो है वो ऊटपटांग नारे देने से नहीं चलता है, वो ठोस चीजों से, ठोस कदमों से चलता है। ठीक है, बिल्कुल। अमृत कपूर साहब, एक चीज और, जैसे कहा गया कि बैक चैनल डिप्लोमेसी भी होती है। अगर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था तो अब डीजीएमओ लेवल पर बातचीत होती है दोनों देशों की, वो बातचीत हो सकती थी कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, आप इसको कंट्रोल करिए। या फिर अगर इस बातचीत को रद्द करना था तो हॉटलाइन दोनों विदेश सचिवों के बीच में है, क्या उससे पहले बातचीत हो सकती थी? क्या ये जो स्टेप है थोड़ा जल्दबाजी में उठाया गया कदम है? चेक जो जिसे कहते हैं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी या ट्रैक टू डिप्लोमेसी, उस पर कुछ काम होता तो संभवतः चीजें अलग होती। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये जो चीज़ें हैं, ये एवरीबॉडी इज नॉट प्रिवी टू ये जो आप कह रहे हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी जी, ये ज़रूर ये चीज़ें चलती रहती हैं। और ये जो आपकी है फ्लैग मीटिंग्स हैं और डीजीएमओ लेवल पे टॉक्स हैं, और ये चीज़ें आपका मतलब जब ये रोज़ फायरिंग हो रही है तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, वो चलता रहता है। डिस्पाइट दैट कोई उनकी तरफ से उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया और उन्होंने सिर्फ बढ़ाते गए। ये उनका एक मॉडस ऑपरेंडी है। और मैं इनकी जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है, ट्विटर पे डाली है, उसमें कोई जैसे वो बोल रहे हैं बचपना
मैं बोलता हूँ इनका बचपना तो इनकी तरफ से है बिल्कुल। ठीक है। जब इनको पता है कि आप इन्होंने मोदी जी ने एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया था, दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उन्होंने सेक्रेटरी लेवल टॉक्स का उसका किया, अनाउंसमेंट किया है, तो इनको भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। इस समय ये सीज फायर क्यों नहीं बंद की इन लोगों ने, सीज फायर वायलेशंस। और मैं यहाँ एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये जो बोलते हैं जो ये परंपरा चली आ रही है अलगाववादियों को बुलाने की, वो अगर परंपरा है तो इसका मतलब ये नई गवर्नमेंट आई है वो वही सेम परंपरा में चलती रहे जो कांग्रेस ने बनाया था। बिल्कुल। तो वो क्यों नहीं उसको बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में अगर मैं पूछूं तो इसका परिणाम आपकी कैसे देखते हैं? क्या भारत पाकिस्तान संबंध बैक टू स्क्वायर वन है या कुछ उम्मीद बचती है? देखिए, अभी अनुराग जी ने आपने एक बात कही थी आपने कि कांग्रेस के जो सांसद हैं संख्या बल में भले कम हो लेकिन वो एक प्रसर बनाए हुए हैं। ये एक तो कांग्रेस पार्टी का भी प्रसर था और जन प्रसर भी था, जनता का भी दबाव था कि इनको इस तरह का हार्ड लाइन फैसला लेना पड़ा और ये फैसला जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान से आप वैसे संबंध नहीं रख सकते हैं जैसे कि आप चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत समय खत्म हो रहा है आलोक जी, लिहाजा माफी चाहूंगा। आपका प्रेशर है लेकिन सरकार ने कदम उठाया, कई लेवल पर काम किया जा सकता था। कमल मित्रा चौहान साहब धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आलोक शर्मा जी आपका भी धन्यवाद, शंभू जी आपका भी धन्यवाद, अमृत कपूर साहब आपका भी शुक्रिया। लेकिन हम इस प्रोग्राम को खत्म